Hey everybody, welcome back once again. Hopefully you all are fine. We were studying about the chapter The Making of Global World. It comes from History class 10th. Already we have seen the two lectures of it. If you have not seen yet, then you can find the link of those lectures in description box. In that we have discussed about some topics. क्या क्या देखा? We have discussed about the intro of it. हमने इसके बाद में और क्या देखा? हमने प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में समझा. साथ ही साथ हमने सिल्क रूट के बारे में समझा था. सिल्क रूट के बाद में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट? फूड ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर. फिर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. इसके बाद में हमने पढ़ा 19th सेंचुरी में यूरोप की क्या कंडीशन थी. उसके ऊपर हमारा लेक्चर सेकंड खत्म हुआ था. ओके हाँ, कॉर्न लॉ भी देखा था हमने. होपफुली आपको याद होगा. हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप. वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे इसका शेप लेती है. एंड दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ इट. नाउ टुडेज टॉपिक इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. हम सभी जानते हैं काफ़ी अच्छे से इस बात को कि टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के बीच में जो डेवलपमेंट हुए, जो इनोवेशन हुए, जो नए आइडियाज़ हुए, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलने लगे थे. 18th सेंचुरी में यूरोप के इन्वेंशंस अब बहुत सारी जगह पर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंच चुके थे. अब उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि अब तक ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वर्ल्ड मतलब आप अब जो वर्ल्ड था पूरे के पूरे एक तरीके से कनेक्ट हो चुका था वो, और कई सारे रूट्स उन्होंने फाइंड कर लिए थे चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए. काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुका था. तो एक जगह पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अट्रैक्ट करता है दूसरे लोगों को भी कि वो टेक्नोलॉजी उनके पास में हो. दिस इज द रीज़न कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अगर आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो जैसा आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, और ऑलरेडी इसके बारे में हमने कई जगह सुना भी होगा कि जैसे चाहे यूरोप के अंदर, स्पेशली ब्रिटेन के अंदर मशीनरीज का आना और उसका फिर एक्सपोर्ट हो जाना वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में, और इनिशियल फेज में खुद का ब्रिटेन का मशीन्स को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए बिजनेसेस को डेवलप करना और फिर प्रॉफिट मेकिंग करना दूसरे और बिजनेसेस को भी मोटिवेट करता है, दूसरी और कंट्रीज को भी मोटिवेट करता है कि वो भी अब मशीनरीज बनाना शुरू करें, नए इन्वेंशंस लेकर आना शुरू करें. तो ऐसा ही कुछ हुआ. हमारा जो टॉपिक है ये इस तरह से रिलेट करता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में. ठीक है, हमने ये समझा कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का अपने अंदर बूता रखा. बूता मीन्स पावर रखा. कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बदली? तो हम सभी जानते हैं कि जब एक बार कोई, आपने बचपन से ही पढ़ा है इस बात को, कि जब जरूरत होगी तभी आप किसी चीज को सोचोगे, आइडिया सोचोगे. अब जैसे कोई कामचोर बच्चा है तो वो क्या सोचता है? वो आइडिया सोचता है कि मैं काम जल्दी से कैसे कर सकूं. वो नए नए तरीके डालने की कोशिश करता है, इजाद करने की कोशिश करता है. जब वर्ल्ड में कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ने लगी और हाथ से बनने वाले कपड़े काफ़ी महंगे होने लगे तो ब्रिटेन ने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया और मशीन मेड क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिया. बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही इन्होंने भी किया. वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बदलाव आने लगे, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था. नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग बिजनेस थ्रू द, और हाँ, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, टाइम बहुत लग रहा था, तो क्यों ना स्ट्रेट रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि स्ट्रेट पोर्ट्स तक आपका सामान पहुंचा दे. तो उस टाइम पर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, स्टीम शिप्स भी बन गए, रेलवेज भी वहां पर इन्वेंट हो गया था. एंड टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये वो फैसिलिटीज थी जो उस टाइम पर डेवलप हुई. और इसने क्या किया? काफी बदलाव लाया पूरे वर्ल्ड में. ये और ज्यादा एडवांस बना क्योंकि सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल फैक्टर इसके पीछे काम कर रहे थे. बात समझना, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर के कारण ये नए नए डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुके थे. हर कोई चाहता था कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो. अगर वो कहीं पर कोई मशीन देखता था तो ऑल्सो दे हैव डिजायर कि यहाँ पर भी हमारे इस तरह की मैकेनिज्म होना चाहिए. तो उसी एवज में यहाँ पे पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल कैसे, एक कंट्री डेवलप कर रही है तेजी से, दूसरी कंट्री भी चाहिए कि हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ हो, तो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा कि ये चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए, तभी इन्वेंशन होते हैं. ठीक है. एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, मुनाफा हो रहा था, इसलिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जब कॉलोनाइजेशन के दौरान नए नई जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे, इंप्रूवमेंट हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत तेजी से रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था, लाइटर वैगन्स बन रहे थे और लार्जर शिप्स बन रहे थे, जिससे कि वो सस्ते दामों पर ज्यादा मात्रा में फूड को ले जा सकें. साथ ही कम्यूट भी बहुत तेजी से हो सके फाइनल मार्केट्स की तरफ. देखो, काफी ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके कॉस्टिंग कम हो जाती है. तो
कॉस्टिंग अगर आपकी कम है तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा और सोच सकते हैं, और क्योंकि मुनाफा तो आपका बढ़ेगा ही, तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप और ज़्यादा सोच सकते हो कि मुनाफा आपका कैसे और बढ़ाया जाए। ऐसे में आप इन्वेंशन करोगे, नए नए आइडियाज़ इम्पार्ट करोगे अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे में यही हुआ कि जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में थे चीज़ों को, अब उसको और थोड़ा सा क्या कर जा रहा था, एडवांस बनाया जा रहा था। जैसे पहले जो शिप थे, नाउ वो अब स्टीम शिप्स बन रहे थे, स्टीम शिप्स ने उसकी जगह ले रहे थे। वैगन जो थे वो हल्के बन रहे थे, जिससे कि लोड कम पड़ेगा इंजन पे और वो तेजी से स्पीड पकड़ पाएगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी फास्टर हो रही थी डे बाय डे, एंड इन्वेस्टमेंट हर तरफ से बढ़ रहे थे, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट भी उनमें हो रहा था। तो दिस वाज इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड ऐसा ही है यहां पर, इम्पैक्ट ऑन द मीट ट्रेड। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बात करोगे तो 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच का ये जो टाइम ड्यूरेशन हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको इन 2 पॉइंट्स में देखने को मिलेगी कि हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन देयर प्लेसेस। इसमें सबसे पहले हमने देखा था इकोनॉमिकल चेंज में, अब देखेंगे हम कि मीट पर इसका क्या असर पड़ा। बात है 19th सेंचुरी की। अगर आप 1870 तक की बात करते हैं तो मीट एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर था। किसके लिए? मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कंजप्शन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अब तक क्या हो रहा है, जो मीट आता था वो अमेरिका से आता था और यूरोप के अंदर मीट की डिमांड थी, क्योंकि अभी हमने पुराने टाइम पे पढ़ा कि वहां पर इतना फूड नहीं था। अमेरिका से कॉर्न आ रहा है, यूरोप के अंदर हर चीज़ क्योंकि ग्रो वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही मीट भी कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। अब अमेरिका के अंदर काफ़ी, ठीक है, उस टाइम पर मिल रहा था क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो हर तरीके का मीट वहाँ पर अवेलेबल था। जब यूरोप के अंदर इसको लाया जाता था तो यूरोप में उसको काट करके नहीं ला सकते थे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगता था अमेरिका से यूरोप तक शिप को पहुँचने में। उस टाइम पर स्लॉटर नहीं हो सकता था वो, अगर स्लॉटर होता तो ऑफकोर्स जगह कम पड़ती, लेकिन उस टाइम पर स्लॉटर नहीं कर सकते थे क्योंकि जो मांस होता है वो खराब हो सकता था, सड़ सकता था। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है और उनके पास में कोई ऐसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी अब आएगी, क्योंकि वही बात यहाँ पर हो रही है कि इनको ज़रूरत जब महसूस हुई तो उन्होंने उस पर दिमाग लगाना शुरू किया एंड फाइनली उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर ली। तो अमेरिका से आ रहा था शिप के अंदर, और जब ये पहुँचता था तो उसको स्लॉट नहीं कर सकते थे, मतलब उसको काट करके पीसेस में नहीं भेज सकते थे किसी एनिमल को। तो लाइव कैटल्स को उस पर क्या किया जाता था? लोड किया जाता था शिप पे। तो शिप पे क्या होता था? लाइव कैटल्स को लोड किया जाता था। ऐसे में जो जहाज होते थे, ठीक है, अब थोड़े से बड़े बन रहे थे, लेकिन ये बहुत सारा स्पेस ले लेते थे और आते आते तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते थे वो मर जाते थे। ठीक है, क्योंकि एक साथ आपने सारे जानवरों को डाल दिया है, अब टेक केयर तो उनकी हो नहीं पाएगी। ऐसे में वो आते हुए रास्ते में ही काफ़ी सारे जानवर मर जाते थे। ऐसे में मरने से उनकी बीमारियां, क्योंकि वो मरा हुआ जानवर भी वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे में जो दूसरी बीमारियां थी वो भी बहुत तेज़ी से फैलती थी, और साथ में ही उनका टेक केयर ना होने के कारण उनका जो वेट होता था ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, जब वो अमेरिका से निकल के यूरोप पहुंच रहे हैं तो उनका वेट भी कम हो जाता था। ऐसे में ये खाने के लिए अनफिट हो जाते थे, लेकिन डिमांड थी तो ठीक है, वहाँ लेके जाया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ वो पहुँचते थे, पहुँचने पर क्या हो जाता था? काफ़ी पैसा उन पर खर्च होता था। जैसे 100 कैटल्स लेकर आए हैं तो अब 100 कैटल्स तो सस्ते तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि इतना वहाँ से वहाँ तक का उनका मतलब पैसा भी लगा है, कॉस्टिंग भी लगी है, तो इनका प्राइसेस बढ़ जाता था। लेकिन हाई प्राइस होने के कारण उनकी डिमांड कम हो जाती थी, तो ये डाइजेस्टेबल नहीं था बिजनेसमैन के लिए। तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने नया आइडिया निकाला, इन्वेंट किया, रेफ्रिजरेटर वाले शिप्स। अब एक ऐसे शिप बनने लगे, नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स होते थे। यहां पर अब आप पेरिशेबल गुड्स को, पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसी खाने की चीजें जो कुछ दिन बाद अपने आप सड़ जाती हैं और खाने लायक नहीं रहती, उन सभी फूड्स को हम पेरिशेबल कहते हैं। तो ऐसे में अब ये उनके लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था, जो कि पेरिशेबल गुड्स थे, मीट है, फल फ्रूट्स थे, तो ऐसी सारी चीज़ें। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आप जा सकते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर ठंड रहती है तो जर्म्स तेज़ी से नहीं फैल पाते, गर्मियों में जर्म्स तेज़ी से फैलते हैं। तो ऐसे में अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनना शुरू होगा, और आसानी से अब क्या कर सकते हो, जो एनिमल था उसको अगर अमेरिका से यूरोप पहुंचाना था तो उसको स्लॉटर, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में स्लॉट करके अब वो पहुंचाया जा सकता था यूरोप में। स्पेस भी कम एंड काफ़ी ज़्यादा
बचत। क्यों? क्योंकि अब ना तो कोई एनिमल मरेगा, ना वेट लॉस होगा और ना ही कोई बीमार पड़ेगा दूसरा। अब यूरोप में फ्रोजन मीट पहुंचना शुरू हुआ, ऐसे में इसने काफी ज्यादा शिप्स की कॉस्टिंग को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एक जो जानवर है वो अपने साथ में, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हालांकि वी ऑल आर वेजिटेरियन, बट बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। तो ऐसे में उन सभी को पता होगा कि जो एनिमल होता है उसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें खाने लायक नहीं होती। तो खाने लायक नहीं है, अल्टीमेटली उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट है उसको अलग किया जा सकता था, और जिस चीज़ की डिमांड होगी जो डायरेक्टली सेल किया जा सकेगा केवल उसी को बेचा जाएगा, उसी को वेस्ट कोई लेके नहीं जा रहे हैं। आपका वेट कम हो गया, ज़्यादा सामान आप लोड कर पाओगे, तो ऐसे में जो कॉस्टिंग होगी, कॉस्टिंग कम होगी आपकी, क्योंकि आप अब वेस्ट तो सारा निकाल रहे हो और जो चीज़ डायरेक्ट बिकेगी उसको लेके जा रहे हो, तो आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली शिप की क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हुआ, मीट का प्राइसेस भी कम हो गया यूरोप में। अल्टीमेटली अब यूरोपियन ज़्यादा कमा पा रहे थे उससे, सॉरी अमेरिकन्स, या जो भी यूरोपियन जा रहे थे अमेरिका और वहां से कैरी कर रहे थे, तो अल्टीमेटली जो यूरोपियन बिजनेसमैन था अब वो ज्यादा कमा पा रहा था, अब अप्रोचेबल था कॉमन पर्सन के लिए भी मीट। तो मीट ने भी एक तरीके से आप बोल सकते हो, मीट ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, क्योंकि उसी के कारण से ये दिमाग में आइडिया आया कि हमें भी डेवलपमेंट करना चाहिए। बट क्योंकि ये चीजें अगर रैपिडली हो रही थी, एनिमल्स पहुंच रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बताया था, किसी भी जगह पर अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो उसके साथ में सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी होती है जो पहुंचती है। वही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि 19th सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1890s के आसपास क्या चीजें होना शुरू हुई, उसी को समझेंगे। ये पहले आप अफ्रीका का मैप देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसी से जुड़ी हुई है। अभी जो चीजें हो रही है, अभी हम जो बात करने वाले हैं आगे, वो सारी उन्हीं सब चीज़ों से को रिलेटेड है जो चीज़ें ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको थोड़ी सी ब्रीफ की थी। जैसे अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर ऐसे हिस्से थे, स्पेशली देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, अफ्रीका जो है, अफ्रीका बेसिकली एक ऐसी टेरिटरी थी जिसपे ज़्यादा कोई लोड नहीं था, लेकिन एरिया वास्ट था, रिसोर्सेज काफ़ी सारे थे, तो यूरोपियंस की नज़र इन पे थी। ऐसे में और इन टेरिटरीज के ऊपर भी एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई ऐसा पावरफुल रूलर नहीं था जो इनको रोक सके। तो हुआ क्या, बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे पार्ट थे जहां पे ट्रेड एक्सपेंशन हो सकता था और यहां पे क्लोजर रिलेशंस भी बने थे उसके, या बन सकते थे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में। और इसका मतलब ये था सबसे बड़ा कि यहाँ के जो लोग थे उनका फ्रीडम खत्म होना था और लाइवलीहुड उनका खत्म होना था। 19th सेंचुरी तक जाते जाते यूरोप ने इन पूरे एरियाज को कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, और यहां पर ये जो इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन होने वाला था वो काफी पेनफुल था इन लोगों के लिए। सोशली भी इकोलॉजिकल चेंजेस भी दे हैव सीन। इसके कारण से बहुत सारे सोसाइटीज कॉलोनाइज्ड हो गई और यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर उनका पार्टिसिपेट हुआ, जबरदस्ती उनको लाया गया। मतलब समझे कि ये एरिया बिल्कुल अलूफ था, ये एरिया बिल्कुल अलग था। दे डिड नॉट हैव एनी रिलेशन विद द आउटर वर्ल्ड, बट इनको जबरदस्ती ड्रैग किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, जबरदस्ती इनको इन्वॉल्व किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू। तो यूरोप ने इनको क्या किया, कॉन्क्वेस्ट किया। अल्टीमेटली यहां पर अब ये वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इंगेज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 1885 में। 1885 में बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर, जिनका नाम आप यहां देख पा रहे होंगे, इन लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग करी। कहां करी? बर्लिन में। बर्लिन कहां? बर्लिन आपके जर्मनी में। तो आपको पता होगा ना, बर्लिन वॉल आपने सुना होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो बर्लिन के अंदर इनका क्या हुआ, मीटिंग हुआ 1885 में, और यहां पे अफ्रीका को आपस में इन्होंने बांट लिया। यहां पे कलर के हिसाब से आप देखिएगा, केवल इंडिपेंडेंट अफ्रीका की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट अफ्रीका इतना सा रहा, केवल जो व्हाइट प्लेसेस आपको दिख रहे हैं इतना सा रहा इंडिपेंडेंट अफ्रीका। बाकी पूरा का पूरा अफ्रीका इन लोगों ने आपस में बांट लिया, इन टेरिटरीज ने। तो यहां पर एक कॉलोनाइजेशन हुआ, और इस कॉलोनाइजेशन के कारण पूरा अफ्रीका कहां इंगेज हो गया, ये सब आपको मिल गए वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब देखिए आगे, जब ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि ऑलरेडी राइवलरीज चल रही थी इनकी, सबसे ज्यादा पावरफुल कम्युनिटीज में ये दो ही थे। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन का हिस्सा देखें, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा
कितने बड़ी टेरिटरीज में, जहां पे ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है वो ब्रिटेन है और गुलाबी कलर आपको जो दिख रहा है वो फ्रांस है। तो बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन ने और फिर फ्रांस ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा उस टाइम पर बेल्जियम, जर्मनी और यूएस भी कॉलोनियल पीरियड के अंदर आ चुके थे और उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज यहां पर बसा ली। तो अफ्रीका को पूरी की तरीके से आप बोल सकते हो कि इन्होंने आपस में बांट करके अपना बिजनेस यहां एक्सपेंड कर दिया, बिकॉज इनके पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी और वहां पर लोग जो थे वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं थे और इंगेज भी नहीं होना चाह रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमी में, बट उनको जबरदस्ती ड्रैग किया गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से आप याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इसी से जुड़ा हुआ होगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जब सब जगह पर सारी चीजें पहुंच गई थी और हर जगह पर हर एक चीज नहीं प्रॉपरली हमेशा पॉजिटिवली नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में कुछ चीज़ें और होती है बुरी। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्म्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, डिजीज भी ट्रांसफर होती है, तो ऐसा ही कुछ एक डिजीज ट्रांसफर हुआ जिसको आप रेंडर पेस्ट कहते हैं या फिर कैटल प्लैग कहते हैं। इसमें होता क्या है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो एक जर्म के अंदर आकर के जर्म के कारण से खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। फाइनली इसको रेंडर पेस्ट कहते हैं या फिर कैटल प्लैग कहते हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ कहाँ पे, सबसे बड़ी चीज जो अभी लेटेस्टली डिवाइड इन्होंने किया 1885 के बाद में, एंड दैट वाज अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर क्या देखने को मिला, 1890 के आसपास एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी जिसको आप रेंडर पेस्ट कहते हैं या फिर कैटल प्लैग कहते हैं। ये वो बीमारी थी जो कि कैटल्स में फैलती थी और बहुत तेजी से फैलती थी, इससे कि पूरे के पूरे अफ्रीका के अंदर बहुत बहुत ज्यादा डर जो था वो फैल गया। हुआ क्या, एक डिजीज जो कि काफी लाइफ को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव डिपेंडेंट ओवर द कैटल्स, उनके अंदर फैल गया और कैटल्स के लगातार मरने के कारण उनकी जो लाइफ थी, उन लोगों की जो कि उन कैटल्स को पालते थे, उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ अफ्रीका तुम जानते हो कि एक बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम थी और मैक्सिमम जो लोग थे वो डिपेंडेंट थे किस पे, इन एनिमल्स पे। बट ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ हो रहा था तो पता नहीं था उनको कि ऐसा भी एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल भी, जो लोग काम करना पसंद नहीं करते, जो केवल अपना खुद का गुजारा खुद कर सकते हैं, उनको भी किसी के अंडर में जाकर के काम करना पड़ेगा। और यही एक्चुअल में इन लोगों का टास्क था, किनका, यूरोपियन कॉलोनीज का। बिकॉज जब ये लोग यहाँ पर आए थे, इन टेरिटरीज को उन्होंने बांट लिया था, तो इनको काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, बिकॉज दीज पीपल वर नॉट डिजायरस टू टेक एनीवेयर एनी काइंड ऑफ जॉब, और ना ही स्पेशली ये लेबर वर्क तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। तो इनको लेबर वर्क नहीं मिल रहा था, किनको, लेबर्स नहीं मिल रही थी इन यूरोपियन पावर्स को। एंड क्योंकि ये लोग बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन में थे, तो बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी इनकी कि इनको किसी भी वेज के लिए, वेजेस मतलब मजदूरी के लिए काम करना पड़े। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि ये जो लोग थे जिनके पास में काफ़ी स्पेस था, काफ़ी ज़मीन थी, तो उनके बीच में जब एनिमल्स के अंदर ऐसी इस तरह की कोई डिजीज फैलना शुरू हुई, तो फाइनली इनको क्या करना पड़ा, इस तरह का काम में इंगेज होना पड़ा। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने अफ्रीका से अट्रैक्ट तो हो गए थे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी थे, मिनरल्स काफ़ी थे, लेकिन यूरोपियन यहाँ पे अपना प्लांटेशन एंड माइंस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, बट इनको वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। तो और भी कुछ रीजन है कि इनके यहाँ पे प्लैग होता है। बट उसके पहले जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पर रिसोर्सेज अपने एस्टैब्लिश किए, माइंस अपने एस्टैब्लिश किए, बट वहाँ काम करने वाला नहीं था। तो यूरोपियंस ने दिमाग लगाया कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया वहाँ पे कि तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो, टैक्स आपको देना पड़ेगा, और टैक्स इतने ज़्यादा कि आपको हमारे यहीं पर आके काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको कॉप अप कर सकते हो, अदरवाइज वो टैक्स आप नहीं भर पाओगे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इनहेरिटेंस, जो आपकी ज़मीनें हैं, जब आपके बाद में वो ज़मीनें ट्रांसफ़र होंगी आपके नेक्स्ट जनरेशन को, तो केवल एक ही पर्सन के पास में वो अलाउ हो सकेगी ट्रांसफ़र होना, बाकी सब लोगों को कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। अगर कोई खेतीबाड़ी करता है तो सारे लोग खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति खेतीबाड़ी करेगा, ऐसा भी उन्होंने लॉ बनाया। वैसा ही जैसे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंदर हमारे यहाँ इम्पोज किया था इन्होंने, और जो वर्कर माइंस वगैरह में काम करते हैं वो लोग बाहर भी नहीं जा पाएंगे। सेम वैसा ही जैसा अभी मैंने आपको बताया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1959। सो दीज थिंग्स हैपेंड। अब ये सारी चीजें हो रही है वहां पे, इतना जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है। इन्होंने लेबर को रिक्रूट करने के लिए ये मेथड अपनाए कि टैक्स बढ़ा दो, इनहेरिटेंस लॉ चेंज कर दो, और माइन वर्कर्स को अलाउ मत करो जाने के लिए। तो जब इतना ये सब कुछ हुआ ना, तो फाइनली अफ्रीका के अंदर बहुत पंगे होने शुरू हो गए। लोग
मजबूर हो गए काम करने के लिए। इसी दौरान इनके कैटल्स में ये प्रॉब्लम आई, रेंडरपेस्ट एंड या फिर कैटल प्लेग। इस टाइम तक जो ये रेंडरपेस्ट था ये कहां पहुंच गया था, ये पहुंच गया था इरिट्रिया में। अब ऐसे में यहां पे बहुत तादाद में सबसे पहले यहां पर पहुंचा, ठीक है, सबसे पहले पहुंचा ये इरिट्रिया में, और उसके बाद में ये अफ्रीका में एंटर कर जाता है। रेंडरपेस्ट तेजी से वेस्ट की ओर बढ़ता है एंड फाइनली वो लास्ट तक पहुंच जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो इरिट्रिया में पहुंचने के बाद, जो कि ईस्ट अफ्रीका है, वहां से पहुंचने के बाद ये अफ्रीका में एंटर करता है ईस्ट से और तेजी से मूव करता है, जैसे फॉरेस्ट फायर। कहां मूव करता है ये, अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट, अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट यहां पर पहुंच जाता है। मतलब ये यहां से मूव कर गया अटलांटिक कोस्ट तक, यहां तक, एंड फिर तेजी से मूव करता है कहां, कैप टाउन तक, मतलब कैप्स तक, यहां है कैप टाउन। तो यहां पे ये 1892 तक पहुंचा, फिर कैप पहुंच गया, साउथ मोस्ट टिप है ये, तो ये कैप टाउन यहां पड़ता है, कैप टाउन नाम भी सुना होगा तुमने। और फाइनली इसने लगभग 90% कैटल्स को मार दिया। इमेजिन कर सकते हो, पूरे देश के 90% कैटल्स को इन्होंने मार दिया। किसने मार दिया, रेंडरपेस्ट ने, कैटल प्लेग ने। फाइनली जब इतना पूरा अफेक्ट हो गया, लगभग पूरा अफेक्ट हो गया, ये पूरा पूरा अफ्रीका अफेक्ट हो चुका था। और इसके कारण से क्या इंपैक्ट पड़ा कि लगातार ये जो इनके कैटल लॉस हो रहे थे, अफ्रीकन की लाइवलीहुड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहाँ पे प्लांटर माइन ओनर्स ने कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक तरीके से मौका दे दिया। जो भी लोग उस टाइम पर प्लांटर्स थे या माइन ओनर्स थे, अब दे हैव द अपॉर्चुनिटी, स्पेशली यूरोपियन पीपल, दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो मोनोपोलाइज कर सकते हैं, मोनोपोली अपनी बना सकते हैं, क्योंकि अब तो सारे लोग उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। सो यहाँ पे रिसोर्सेज रिमेन थे उनके पास में। नाउ दे हैव पावर, विच कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी, कि वो अफ्रीकन को फोर्स कर सकते हैं कि आप लेबर मार्केट में आ जाओ, अब तो भैया तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। कंट्रोल ओवर द इसके रिसोर्सेज ऑफ कैटल। अब यहां पे यूरोपियंस ने क्या किया, यूरोपियंस ने सारे रिसोर्सेज को एक तरीके से अपने अंडर में कर लिया और अफ्रीका इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये पूरा टॉपिक तुम्हें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तुम्हें हुई नहीं होगी। हालांकि आज का टॉपिक कंपेरेटिवली दूसरे टॉपिक से छोटा था। अभी तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर से बताना है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो सॉल्व करें। आप कोशिश ये भी करो कि प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ो। अगर एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो नवंबर तक रेडी रहो। उसके लिए अलावा अगर आप आपके एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आप लोगों को ज़रूरी है इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। होपफुली अभी तक के किसी भी टॉपिक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर आप डायरेक्ट भी कमेंट करके आपकी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई दूसरा टॉपिक भी आपको पैरेलल पढ़ना है तो भी बता दीजिएगा। वैसे तो सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मेंशन है, बट फिर भी अगर आपको नया टॉपिक इसके पैरेलल पढ़ना है तो बता दीजिएगा। वैसे तो प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे चैप्टर्स की बनी हुई है। इवन उसमें हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मैं केवल एसएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फिर भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो या टेलीग्राम चैनल पर बता दो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।